क्लास की तरफ बढ़ते हैं। टूटते पाकिस्तान की बात। कहते हैं कि जो मकसद युद्ध से हासिल नहीं होता वो कूटनीति से हासिल हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कूटनीतिक कदम उठाया है उसकी काट पाकिस्तान को ढूंढने नहीं मिल रही थी। आज से 15 महीने 28 दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का आधिकारिक ऐलान किया। तब से पाकिस्तान पानी के लिए बिलबिला रहा है। छटपटाहट ऐसी है कि अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पानी वाली इस कूटनीतिक धुलाई का रोना रोना नहीं भूले। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पिछले 448 दिनों में पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, ये दुनिया देख रही है। शहबाज शरीफ को इस बात की पीड़ा इतनी ज्यादा है कि उनके आजादी वाले दिन भी वो पीड़ा उनके जश्न पर भारी दिखी। रंग में भंग जो पड़ गया और फिर वही गीदड़ भभकी जो पाकिस्तान पिछले 15 महीनों से दे रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। अगर भारत सीधे रास्ते पर ना आया तो उसे सीधा जवाब देंगे। ये भारत को जवाब देने की बातें कह रहे हैं और इससे पहले पाकिस्तान भारत के इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर पहले ही बता चुका है। पानी के लिए युद्ध की बात कह चुका है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर बैठने वाले एक्सपर्ट्स तो चिनाब नदी पर बने बांधों को मिसाइल से उड़ाने की भड़काऊ बातें भी करते रहे, लेकिन मजाल है कि मुनीर की आर्मी एक कंकड़ भी भारत की तरफ उछालने का दम दिखा पाए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान अभी तक भूला नहीं है और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में 20 जगहों पर हाहाकार मचा दिया था और पाकिस्तान की मिसाइल तो छोड़िए, एक ड्रोन भी भारत की धरती को छू तक नहीं पाया। लेकिन बेशर्मी में अव्वल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी जनता से ये झूठ बोलकर तालियां बजवा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। लेकिन पाकिस्तान पर भारत की इस कूटनीतिक मार का क्या असर हो रहा है, पहले तो ये आप पाकिस्तानी अखबार की हेडलाइन देखिए, आप शायद खुद ही समझ जाएंगे। इंडिपेंडेंस रन्स ड्राई, यानी आजादी पर मंडराता सूखा। इस हेडलाइन से पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल में 13 अगस्त को एक आर्टिकल छपा जिसमें पॉलिसी एनालिस्ट और रिसर्चर सोहा निसार ने लिखा कि पाकिस्तान की 80% खेती और हाइड्रो पावर सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है। उन्होंने दावा किया कि आजादी के समय पाकिस्तान में हर व्यक्ति के लिए सालाना लगभग 5000 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था और आज वो आंकड़ा लगभग 1000 हो गया है। इस लेख में सोहा निसार ने शहबाज सरकार को नसीहत दी कि पानी के मामले में जवाबदेही के लिए पाकिस्तान का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी मजबूत होगा जब वो अपने देश में भी पानी के मैनेजमेंट को बेहतर बना पाएंगे। ये कड़वा सच बताकर पाकिस्तानी रिसर्चर ने खुद अपनी सरकार की वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए। मतलब सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भी सिंधु नदी में इतना पानी बहता है कि अगर पाकिस्तान उस पानी को संजोने का सिस्टम विकसित कर ले तो उसे इस तरह से पानी के लिए रोना धोना नहीं पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स भी आपको बता देते हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान को पानी की जितनी किल्लत सिंधु जल संधि के स्थगित होने से हो रही है, उससे ज्यादा किल्लत खुद उसके पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिसमैनेजमेंट, यानी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और कुप्रबंधन की वजह से होता है। पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का 50% से ज्यादा हिस्सा उसके खराब कैनाल सिस्टम, यानी कि जो नहर तंत्र होता है, उसकी वजह से या तो बर्बाद हो जाता है या फिर अरब सागर में बह जाता है, क्योंकि उस कैनाल को मैनेज करने का कोई प्रॉपर सिस्टम पाकिस्तान में रहा ही नहीं है। यानी खामी पाकिस्तान के अपने वाटर मैनेजमेंट में है और दोष पड़ोसी भारत को देना है। जिस सिंधु जल संधि के स्थगन को पाकिस्तान नाइंसाफी बता रहा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उसे असल इंसाफ बता रहे हैं। सुनिए। शुक्र है।
तो सिंधु जल संधि को लेकर शहबाज शरीफ की झटपटाहट इसीलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में अकाल का रेड अलर्ट जारी हो गया है। इसका कारण है सिंधु नदी में पानी की भारी किल्लत, जिसका असर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंचाई नेटवर्क के आंकड़ों में साफ नजर आता है। आप देखिए कि सिंध की जो नॉर्थ वेस्ट नहर को पहले 4,260 क्यूसेक पानी मिलता था, अब 2,100 क्यूसेक पानी इसे मिल रहा है। सिंध के राइस नहर को पहले 8,700 क्यूसेक पानी मिलता था, अब 5,300 क्यूसेक पानी मिल रहा है। दादू नहर है, इसको 5,997 क्यूसेक पानी मिलता था और अब सिर्फ 860 क्यूसेक पानी मिल रहा है। सिंध की नारा नहर में 13,037 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता था और अब ये लगभग 8,820 क्यूसेक हो गया है। और कोटरी बराज को पहले 26,900 क्यूसेक मिलता था, जो अब घटकर सिर्फ 11,905 क्यूसेक पानी मिलने लगा है। यानी सिंध की सभी नहरों के कोटे में औसतन करीब 52% कटौती हो गई है और इसीलिए शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में अकाल और भुखमरी का डर सताने लगा। इस बलोच लड़की ने आज पाकिस्तान की आजादी का जश्न नहीं मनाया। इस लड़की ने यहां ब्लैक डे मनाया। इसने पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले कर दिया, जो हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन इस लड़की ने बलूचिस्तान का नया झंडा लहराया, देखिए तस्वीरों में, और इसके बाद भारत का तिरंगा चूमकर ये संदेश दिया कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए और भारत उनका दोस्त है। यही हाल पीओके में देखने को मिलता आया है। आज पीओजेके में पाकिस्तान से आजादी के नारे लगे। एक रैली आयोजित की गई जिसमें वहां की राजनीतिक पार्टी जेएएसी ने एक ऐसा ऐलान किया, सुनकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए होंगे। पीओके के लोगों ने ऐलान कर दिया कि वो अब से पाक सरकार को ना बिजली ना पानी का बिल भरेंगे, ना ही इनकम टैक्स देंगे। पहले तो सुनिए इन लोगों की बातें। तो आज पीओके के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अपने इलाके की तुलना की। जेएएसी यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 6 ऐसे आधुनिक अस्पताल हैं कि वहां के मरीजों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पीओके के सभी अस्पताल मरीजों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। हम आपको वो बयान भी सुनवाएं, उससे पहले एक कश्मीर की 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है और दूसरी तरफ पीओके में लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां जम्मू कश्मीर में लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं, तो वहां पीओके में लोग आजादी मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोग खुशहाल हैं, पीओके में लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। पहले सुनिए इन लोगों को। तो अगर पाकिस्तान आतंक को पनाह देने का रास्ता छोड़कर अमन और शांति के साथ अपने मुल्क के विकास पर ध्यान देता, तो बलूचिस्तान से पीओके तक उसे बगावत का विरोध इस हद तक नहीं झेलना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान पैदा होने के दिन से ही उस नीति पर चलता है कि अपनी एक आंख भले ही फूट जाए, पड़ोसी की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान अपनी नफरती नीतियों की आग में दिन ब दिन खुद झुलस रहा है। तो सोचा है कभी, अब हम आपको दिखाते हैं आज प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे, जो तमिलनाडु के तंजावुर में है। इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर 1003 से 1010 ईस्वी के बीच महान चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। इसे द्रविड़ वास्तुकला शैली में विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। विशाल नंदी और भव्य गोपुरम इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन मंदिर की एक और खासियत है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल इस मंदिर के बाड़े की उत्तरी दीवार पर एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसमें मंदिर में काम करने वाले और सहायता पाने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। शिलालेख में उनकी मजदूरी, काम और नाम का उल्लेख है। दीवार पर 600 से ज्यादा नाम शामिल हैं, जिसमें पुजारियों के नाम, दीप जलाने वाले, धोबी, दर्जी, जौहरी, कुम्हार, बढ़ई,
पवित्र छत्र उठाने वाले से लेकर संगीतकार और नृत्य करने वालों तक का जिक्र है।